करने जा रहे हैं अगले आधे घंटे लगातार। मिडिल ईस्ट में अब सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि तबाही की उल्टी गिनती शुरू होती दिख रही है। अमेरिका के ताजा हमले के बाद ईरान ने दुनिया को ऐसी धमकी दी है जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक हलचल मचा दी है। तेहरान अब खुलकर कह रहा है अगर दोबारा हमला हुआ तो जवाब सिर्फ मिसाइलों से नहीं मिलेगा बल्कि परमाणु ताकत से भी दिया जा सकता है। जी हां, ईरानी संसद के प्रवक्ता इब्राहिम रेजाई ने दुनिया को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास 60% तक संवर्धित यूरेनियम मौजूद है और जरूरत पड़ी तो परमाणु बम बनाना भी मुश्किल नहीं होगा। उधर खाड़ी में अमेरिकी सेना का भारी जमावड़ा देखने को मिल रहा है। आसमान में मंडराते फाइटर जेट और जमीन पर युद्ध की तैयारी इस बात का संकेत दे रहे हैं कि हालत अब किसी भी वक्त बहुत विस्फोटक हो सकती है। सवाल है, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की दहलीज पर खड़ी है? मध्य पूर्व में हालात अब खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूक्लियर वॉर छिड़ने वाला है? जी हां, अगले आधे घंटे लगातार इस विषय पर चर्चा करेंगे। खास पैनल जुड़ेगा मेरे साथ। लेकिन अभी ईरान में क्या कुछ चल रहा है, अमेरिका ईरान जंग को लेकर क्या अपडेट है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। जी हां, न्यूक्लियर धमकी जो दी है ईरान ने, उसमें कितनी शक्ति है? क्या वो सिर्फ शगुफा है? दोबारा हमला हुआ तो ईरान परमाणु बम तैयार करेगा, यह बात ईरान की तरफ से अमेरिका को कही गई है, धमकी दी गई है। आगे वो कहता है 60% संवर्धित इनरिच्ड यूरेनियम उनके पास पड़ा हुआ है जो तुरंत 90% के लेवल तक ले जाएंगे और उसके बाद जब 100% इनरिच्ड हो जाएगा तो परमाणु बम बना देंगे। 90% के लेवल का मतलब वेपन ग्रेड यानी हथियार बनाने के काबिल जो यूरेनियम हो जाएगा। 90% इनरिचमेंट का मतलब होता है कि वो अब वेपन मास डिस्ट्रक्शन ग्रेड का यूरेनियम हो गया। जी हां, आगे वो क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि हम परमाणु बम बनाएंगे, 60% या 90% संवर्धन कर देंगे। परमाणु बम ना बनाने के लिए धार्मिक दावों का हवाला देते थे। वो कह रहे थे कि भाई हम नहीं बना सकते परमाणु बम क्योंकि खामनेई साहब जो उनके खलीफा थे वो कहते थे कि कुरान उनको परमिशन नहीं देता, इस्लाम उनको परमाणु बम बनाने की परमिशन नहीं देता। फिर नीति कैसे बदल गई? अब परमाणु नीति को पूरी तरह से बदलने की तैयारी में ईरान दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तक ईरान ये दावा करता था कि हमने परमाणु बम नहीं बनाया, ना हम बनाएंगे क्योंकि इस्लाम हमें उसकी परमिशन नहीं देता। जरूरत पड़ने पर परमाणु शक्ति संपन्न देश बनने की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए ईरान ने कैसे अपना नैरेटिव बदला है। सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल किस तरह से हो रहा है वो भी आपको बताने जा रहे हैं। ईरान का प्लान समझा रहे हैं आपको दर्शकों कि क्या कुछ वहां पे होने जा रहा है। जी हां, बचे हुए अंडरग्राउंड परमाणु ठिकानों का इस्तेमाल होगा। सुरक्षित ठिकानों का इस्तेमाल करने के बाद अब ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अब हम परमाणु बम भी बनाएंगे, एनरिचमेंट अपना करेंगे, उसको वेपन ग्रेड का यूरेनियम बनाएंगे और अमेरिका पर हमला करेंगे। फोर्डो या नतांज में एनरिच यूरेनियम होने की संभावना है। यह आशंका लगातार अमेरिका जता भी रहा था, इसलिए वहां पर हवाई हमले भी हुए लेकिन खास कामयाबी नहीं मिल पाई। जी हां, आगे ईरान कह रहा है कि करीब 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद होने की संभावना है। यानी ईरान जिस बात का शक अमेरिका को था, अब वो चीजें देखिए ईरान कबूल करता दिखाई दे रहा है। कैसे परमाणु अटैक करेगा ईरान, आइए आपको ये भी बता देते हैं। ईरान का प्लान आपको हमने समझा दिया, बता दिया, लेकिन ईरान का क्या अब प्लान है हमले का वो देखिए। ब्रेकआउट टाइम क्या है? ईरान के पास 400 किलोग्राम 60% संबंधित यूरेनियम है। जी हां, अभी उसको और इनरिच्ड करने की जरूरत है। ये ब्रेकआउट टाइम बता रहे हैं कैसे परमाणु अटैक करेगा ईरान, उसकी डिटेलिंग आपको दे रहे हैं। 60% इनरिच्ड है, 60% से ज्यादा करना पड़ेगा। 90% जब वो इनरिचमेंट हो जाएगा तो वो वेपन ग्रेड का यूरेनियम होगा। 60% से 90% तक संवर्धन करने में केवल कुछ दिनों का वक्त लगता है। कुछ दिनों का वक्त से मतलब है कि 30 से 40 दिन का वक्त लगता है उसको फिर से इनरिच्ड करने में, जो कि एक लॉन्ग प्रोसेस है और बहुत खतरनाक तरीका भी। हाईली इनरिच्ड यूरेनियम के इस टाइम को ब्रेकआउट टाइम कहा जाता है। जितने वक्त में उसकी इनरिचमेंट प्रोसेस को और तेज किया जाता है वो ब्रेकआउट टाइम होता है दर्शकों। और वो ब्रेकआउट टाइम ईरान शुरू भी कर चुका है। ऐसी आशंका, यूरेनियम को 90% शुद्ध करने के बाद परमाणु बम बनाना संभव हो जाता है, जबकि ईरान हमेशा से कहता रहा कि हमारे पास परमाणु बम नहीं है परमाणु बम, तो फिर यूरेनियम इनरिचमेंट की धमकी क्यों दी जा रही है? जी हां, 90% शुद्ध करने के बाद एक बम के रूप में असेंबल करना शुरू करते हैं। यूरेनियम की लेयर्स होती हैं, उसके बाद उनको असेंबलिंग शुरू की जाती है परमाणु बम बनाने के लिए। जी हां, इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर और दूसरे तकनीकों की जरूरत होती है। इलेक्ट्रॉनिक ट्रिगर बनाने में कुछ महीनों का वक्त लग सकता है और चाइना, रशिया ऑलरेडी ईरान को तमाम तरह की सामरिक मदद कर रहे हैं। और यह आशंका भी जताई जा रही थी कि इनरिच यूरेनियम ऐसा ना हो कि ईरान रशिया या चाइना भेज दे, फिर वहां से परमाणु बम बनाकर वो दोबारा ईरान को दे और ईरान उसका इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल पर कर दे, क्योंकि यह आशंका लगातार बनी हुई है। और इसीलिए अमेरिका बार बार ये कह रहा है, इजराइल बार बार ये कह रहा है कि मौका अगर दे दिया
तो हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। ईरान के पास मध्य पूर्व में मिसाइलों का सबसे बड़ा जखीरा है और उन मिसाइलों के जरिए ही वो अपने एटॉमिक वेपन को फायर कर सकते हैं अमेरिका पर भी और इजराइल पर भी। परमाणु हथियार बनाने के बाद वॉरहेड में से फिट किया जाएगा और वो वॉरहेड कैरी करेगा उस यूरेनियम इनरिच्ड यूरेनियम वेपन को, जिसका डर, जिसकी आशंका अमेरिका और इजराइल को पहले दिन से है और इसीलिए अमेरिका बार बार हमले करने की बात कर रहा है। जी हां, बैलिस्टिक मिसाइलों में परमाणु बम को जोड़ा जाता है, उनमें फिट किया जाता है। शहाब और खैबर जैसे जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल हैं, जो आईसीबीएम्स हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिनकी रेंज बहुत ज्यादा है, उनका इस्तेमाल परमाणु हमले के लिए हो सकता है। खैबर या शहाब 3 जैसे बैलिस्टिक जो मिसाइल हैं, इनकी रेंज बहुत ज्यादा है, 2000 से 3000 किलोमीटर इनकी रेंज है। इनका इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए ईरान कर सकता है। और अगर परमाणु बम बना, हालांकि ऐसा होने नहीं देगा अमेरिका, लेकिन अगर बनता है तो सबसे पहला हमला किस पर होगा दर्शकों? इजराइल पर होगा। और इसीलिए इजराइल बार बार ये कह रहा है कि हम किसी भी कीमत पर ईरान को बख्श नहीं सकते, हमले बहुत जरूरी हैं। बीते 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है मिडिल ईस्ट में, गल्फ में, खाड़ी में, आइए इसका अपडेट आपको बता दें। बीते 24 घंटे में अमेरिका ने ओमान को युद्ध की चेतावनी दे दी है। ओमान को भी बोला है, क्योंकि आप जो टोल टैक्स वसूली का कार्यक्रम चल रहा है, ईरान ओमान दोनों साथ उसमें है, और इसीलिए अमेरिका ने ओमान को भी धमकी दी है कि टैक्स वसूली वाला कार्यक्रम तो नहीं चलने दिया जाएगा। ईरान की टोल वसूली व्यवस्था का साथ दिया तो ओमान को उड़ा देंगे। ट्रंप ने कहा है कि अगर ईरान के साथ आपने समंदर में टोल वसूली शुरू की वेसल्स के जरिए, तो अभी ईरान पर हमले हो रहे हैं, फिर ओमान पर भी हमले होंगे। और ओमान को खुली चेतावनी अमेरिका ने दी है, वार्निंग दी है। ट्रंप प्रशासन लगातार गलत फैसले ले रहा है। क्रिस मॉफी, इन्होंने जो डेमोक्रेटिक सेनेटर है, इन्होंने ये बात कही है कि लगातार गलत फैसले वो कर रहे हैं। जी हाँ, ट्रंप की नीति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। 24 घंटे में अमेरिका में भी उनके खिलाफ आवाज बुलंद हो रही है। ओमान को धमकी दिखाती है कि ईरान युद्ध नियंत्रण से बाहर निकल गया। क्रिस मॉफी ये कह रहे हैं कि अगर ओमान को भी धमकी अमेरिका दे रहा है तो इसका मतलब है कि ईरान में कुछ भी कंट्रोल अमेरिका के पास नहीं है। लेकिन अमेरिका इसलिए भी ऐसा कह रहा है क्योंकि हॉर्मुज स्ट्रेट में ओमान ईरान मिलकर टैक्स वसूली करना चाहते हैं। जी हां, ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल सैन्य मोर्चे पर नाकाम साबित हुए। ये मुश्तबा खामनेई साहब कह रहे हैं, जिनका सिर्फ बयान ही आया, अभी तक ये लाइव किसी को दिखाई नहीं दी। एक बार ईरान को अंदर से तोड़ने की कोशिश में अमेरिका लगा है और इजराइल पर भी वो निशाना साध रहे हैं कि ईरान को अंदर से बर्बाद करने, तोड़ने की कोशिश में अमेरिका और इजराइल लगे हुए हैं। ये मुश्तबा खामनेई साहब कह रहे हैं, लेकिन अभी तक लाइव दिखाई नहीं दिए, सिर्फ लिखित बयान उनके आ रहे हैं। अमेरिका का ईरान की नई पर्शियन गल्फ स्ट्रेट अथॉरिटी पर बैन की बात भी हो रही है। ईरानी अथॉरिटी पर अमेरिका बैन कर रहा है क्योंकि इन्होंने जो पर्शियन अथॉरिटी बनाई है, जिसमें इन्होंने कहा है कि वो टैक्स वसूलेंगे तमाम वेसल से जो भी हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजर रहे हैं, इसको लेकर भी अमेरिका ने बैन लगाया कि ये जो इन्होंने अथॉरिटी बनाई है, इलीगल अथॉरिटी है। हॉर्मुज से टोल वसूलने की तैयारी ईरान जो कर रहा है, इसका लगातार पुरजोर विरोध अमेरिका कर रहा है। जी हां, अमेरिकी एयरबेस पर हमले हुए हैं, इसका भी दावा किया जा रहा है। जी, अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया, ये आईआरजीसी कह रही है। जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं वो कह रहे हैं कि हमने अमेरिकी जो एयरबेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, वहां पर हमले किए हैं। मिसाइल हमले की बात आईआरजीसी कह रहा है। अमेरिका हमले के जवाब में कार्रवाई, यानी अमेरिका ने जो हमले किए थे बंदर अब्बास पोर्ट पर हॉर्मुज स्ट्रेट के पास, उसकी जवाबी कार्रवाई में आईआरजीसी ने अमेरिकी फौजी अड्डों को मारा। और कहां मार रहे हैं? वो यूएई में, सऊदी में, कतर में और जॉर्डन में मार रहे हैं, क्योंकि वहां पर बड़े पैमाने पर अमेरिकी फौजी अड्डे हैं, जहां पर अमेरिकी सैनिक हैं, अमेरिकी फाइटर जेट वहां डिप्लॉय किए गए हैं, और उसी का बदला अमेरिका से ईरान ले रहा है। जी हाँ, चलिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, उनके पास चलते हैं, उनसे इस पूरे मसले पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। स्वागत कीजिए, मेरे साथ मेजर जनरल अनुज माथुर साहब हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया सर आपने वक्त दिया। और मेरे साथ प्रोफेसर करोड़ी सिंह साहब हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए कार्यक्रम में। माथुर सर, मैं आपके पास सबसे पहले आ रहा हूँ। ये दबी जबान में सही ईरान ने कम से कम ये तो कह दिया कि हम अपनी स्ट्रैटेजी चेंज कर रहे हैं, हम पहले परमाणु बम नहीं बनाने की बात करते थे, हमारे पास 60% इनरिच यूरेनियम है, हम उसको 90% कर लेंगे, वेपन ग्रेड बना लेंगे। आखिर अपनी असली औकात पे तो ईरान आ ही गया, जिस बात का डर अमेरिका इजराइल को था। सर जय हिंद अमित, देखिए एक चीज आपके प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रोफेसर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि जो परमाणु हथियार होता है वो इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस एंड इट्स नॉट अ वेपन ऑफ ऑफेंसिव्स। ये वेपन ऑफ वॉर नहीं है, इट्स अ वेपन ऑफ डेटरेंस। अगर मान लीजिए, पहली बात तो ये संभव होने नहीं देगा अमेरिका। हाँ। अगर मान लीजिए ईरान बम बना भी लेता है, तो क्या ईरान उस बम का प्रयोग कर सकता है? और अगर उस बम का वो प्रयोग करेगा तो 5,500 न्यूक्लियर बम हैं अमेरिका के पास। ईरान का क्या हश्र होगा? आप अमेरिका को छोड़ दीजिए, इजराइल के पास 85 न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं। ईरान का क्या हश्र होगा? देखिए, मैं अमित, हम लोग इस बात पे काफी समय से बातचीत कर रहे हैं। आपको
अमेरिका की गलती है, किसकी गलती है? ये इस चीज में किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट में हुज मिस्टेक डज नॉट मैटर। अगर हम्म। कोई एक्सीडेंट होता है, कोई इस प्रकार का हाथ, तो उसमें नुकसान आपको होगा। ये आपको निर्णय लेना है ईरान को कि किस हद तक वो अपना नुकसान करवा करके और बातचीत करने के लिए तैयार होंगे। हम्म। आप देखिए, अमेरिका को जब तक, कल भी ये मैंने बात कही थी, जब तक आप अमेरिका को चीजों को बिल्कुल क्लियर यहां से निकलने नहीं देंगे, वो जाएगा नहीं। आप मुझे बताएं कि न्यूक्लियर डील पे बातचीत नहीं हुई, और न्यूक्लियर डील जो 2015 की ओबामा पीओए की न्यूक्लियर डील थी, उससे बेहतर नहीं हुई, तो ट्रंप क्या क्या मुंह दिखाएंगे किसी को भी? तो दुनिया में भी और अपने देश में भी, पहली बात। दूसरी बात, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा रहा ईरान का, और ईरान और ओमान मिलकर वहां से पैसा वसूल कर रहे हैं मेरे से और आपसे, तो ये भी इसके बाद ट्रंप जाकर के किस प्रकार से वहां पर छुपेंगे, कहां जाकर के छुपेंगे? तो मेरा ये मानना है कि कुछ चीजों में ईरान को अपने अपने जो सख्त लहजा है उसमें उसमें लचीलापन लाना पड़ेगा, और तभी कहीं जाकर के बातचीत आगे बढ़ सकती है। और ये उन्होंने ओमान को धमकी दे करके ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी है कि ईरान को तो हम देख लेंगे बाद में, अगर आपने भी इसमें कोई पार्टी बनने का प्रयास किया तो आपको भी सॉर्ट आउट कर दिया जाएगा। तो मेरा ये मानना है कि हमको न्यूक्लियर हमले की और इसकी बातचीत करने से पहले, देखिए, ईरान का न्यूक्लियर बम बनाने की वजह बताता हूं मैं। वजह यह है कि उनको शायद ये लगता है कि अगर हमारे पास न्यूक्लियर हथियार होगा तो अमेरिका दोबारा हमला करने से पहले कई बार सोचेगा। अमेरिका वैसे भी शायद और सोच रहा है कि हमला करें या ना करें। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूं। 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, तो 1785 परमाणु हथियार यूक्रेन में थे। 1785। और इन पांचों देशों ने, जो न्यूक्लियर पावर्स हैं, इन्होंने मिल करके यूक्रेन को कन्विंस किया कि आप ये हथियार रिलीज कर दें, और वो हथियार रूस के पास चले गए। और अगर मान लीजिए अमित, वो 1785 परमाणु हथियार यूक्रेन के पास होते, तो शायद शायद रूस यूक्रेन पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता आज। तो ये मेरा मानना है कि ईरान भी इसको उसी प्रकार से देख रहा है कि मैं परमाणु शक्ति संपन्न बन जाऊं, ताकि लोग मुझ पर हमला करने से पहले 10 बार विचारें। और क्या, उसके बाद देखिए, आप न्यूक्लियर नॉर्थ कोरिया को देख लें। नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा खतरनाक और सबसे ज्यादा एंटी अमेरिका देश है इस समय दुनिया का। उस पर अमेरिका क्यों नहीं कुछ हमला कर पा रहा? शायद उसकी वजह यह है कि नॉर्थ कोरिया के पास 50 परमाणु बम है, या 60, या जितनी भी। तो मेरा यह मानना है कि ईरान परमाणु क्षमता इसलिए हासिल करना चाह रहा है अमित, ताकि वो एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंस अपने पास रख सके। और जिस चीज को वो बातचीत के जरिए चाह रहा था कि अमेरिका और इजराइल उसको गारंटी दें कि वो उस पर हमला नहीं करेंगे, वो इस न्यूक्लियर डेटरेंस की वजह से वो करना करना चाह रहा है। पुराने अयतुल्ला अली खामनेई का मानना था कि वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कुरान के खिलाफ हैं, इसलिए उन्होंने फतवा जारी कर रखा था। अब वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं पीछे बैकग्राउंड में जाती हुई नजर आ रही हैं। संभावना है रूस और चीन की मदद से, अथवा बिना किसी की मदद से, अब ईरान प्रयास करेगा कि वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बन जाए। 60% एनरिच्ड यूरेनियम ऑलरेडी उनके पास है। और जो आपने कहा, बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, कुछ महीने की बात है, वो परमाणु संपन्न राष्ट्र बन सकते हैं। प्रयोग नहीं होगा, ये मैं बता सकता हूं। ऑल राइट सर, किरोड़ी सिंह साहब के पास जा रहा हूँ सर। कहते हैं कि कुछ हथियार सिर्फ दिखाने के लिए होते हैं, उनका इस्तेमाल कभी नहीं होता। और न्यूक्लियर वेपन भी एक ऐसा ही हथियार है जो सब लोग रखते हैं अपने पास, कोई इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहता। सबको पता है कि ये कम से कम एक साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट, एक मैसेज देता है बाकी मुल्कों को भी। लेकिन ईरान की जो स्थिति है सर, क्योंकि अमेरिका जिस तरह का जिद्दी मुल्क है, इजराइल जिस तरह का जिद्दी मुल्क है, मुझे लगता है कि ये जो नैरेटिव ईरान चला रहा है कि हम 60% से 90% कर लेंगे और हम कुछ महीनों में न्यूक्लियर वेपन रखने वाले राष्ट्र हो जाएंगे, लेकिन समझ में ये नहीं आ रहा है ईरान को, क्योंकि अमेरिका, इजराइल ये बर्दाश्त तो कभी कर नहीं पाएंगे। और अगर यही बात पूरी दुनिया के सामने अमेरिका साबित भी सर करना चाह रहा है कि न्यूक्लियर वेपन बना के ईरान मार देगा, ईरान से पूरी दुनिया को खतरा है, यही कहानी सुना सुनाकर अमेरिका यहां तक पहुंचा है सर। और अगर सच में ईरान भी यही बात करने लगेगा, तब तो फिर अमेरिका को फुल फ्लो के लिए एक मौका मिल गया, तब तो वो कुछ भी करेगा फिर तो आपके साथ। देखिए अमित, आपने बिल्कुल कहा कि एटॉमिक पावर है, एटॉमिक बॉम्ब है, वो साइकोलॉजिकल है, लेकिन साइकोलॉजिकल से भी ज्यादा ये सुरक्षा कवच है।
क्योंकि जैसा अनुज सर ने कहा कि जो नॉर्थ कोरिया है उस पर कोई अटैक करने का दुस्साहस नहीं कर सकता, तो एक सुरक्षा कवच के रूप में है। इसका यूज वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि यूज होने के बाद तो बर्बादी के अलावा कुछ नहीं, पूरी दुनिया की बर्बादी की तरफ जाएंगे। लेकिन ईरान ये सुरक्षा कवच क्यों चाहता है? एक तो वो ईरान का यह कहना है कि फेयरनेस होनी चाहिए और पैरिटी होनी चाहिए। पैरिटी किसके साथ? इजराइल के साथ, क्योंकि इजराइल भी न्यूक्लियर पावर बन रहा है। इजराइल ने एनपीटी पे साइन नहीं किया है, इजराइल पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रहा है। अगर इजराइल पे नहीं तो फिर ईरान पे क्यों? तो एक तो ये एक साइकोलॉजिकल और जेन्युइन उनका क्वेश्चन है कि पैरिटी की स्थिति होनी चाहिए, फेयरनेस होना चाहिए। इसलिए ईरान बनाना चाहता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में या जो वेस्ट एशिया हम कहते हैं उसमें इजराइल और ईरान के बीच में जो कंपटीशन है या राइवलरी है वो एक जेन्युइन राइवलरी है। उसका मेन कारण है पैलेस्टाइन। और उसी में देखिए इजराइल और ईरान 79 तक बहुत नजदीक थे। जो दूसरे अरब ममालिक हैं वो इजराइल के अगेंस्ट में थे पैलेस्टाइन के मामले में, और 79 के बाद सिचुएशन ने नया टर्न लिया और उसके बाद इजराइल है, इधर इजराइल के अगेंस्ट में ईरान हो गया और अरब ममालिक हैं वो प्रैक्टिकली न्यूट्रल हो गए। तो ये सब क्यों हुआ? ये ग्लोबल पॉलिटिक्स है और अमेरिका का इंटरेस्ट है, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट केवल ऑयल और रिसोर्सेज में है। और इसीलिए 53 में उन्होंने ईरान में एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रधानमंत्री को हटाया और रजा पहलवी को लाए। और रजा पहलवी को लाने के बाद में मोसाद और सीआईए ने एक सवाग फोर्स बनाई जो विरोध करने वाले थे अमेरिका का, इजराइल का, उनका रिप्रेशन किया। ऐसा नहीं है कि ईरान का यही रिप्रेशन कर रहा है, आईआरजीसी बनाया है, सवाग भी उसी तरह से रिप्रेशन करती थी। तो वो अमेरिका का इंटरेस्ट है, हर देश का इंटरेस्ट होगा, वो अपना इंटरेस्ट परस्यू करता है, कुछ रूट तरीके से, कुछ एनलाइटन तरीके से, ये सब होता है। लेकिन आज की स्थिति में आपने कहा कि ईरान ये कह रहा है एटॉमिक बनाना है। ईरान ये कह रहा है कि अगर इजराइल नहीं बनाएगा तो हम नहीं बनाएंगे। ईरान ये भी कह रहा है कि हम नहीं बनाएंगे लेकिन राष्ट्रीय अपमान सहन नहीं करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ये कह रहा है कि एनरिच्ड यूरेनियम हमें दे दो, तो वो ह्यूमिलिएशन वाली स्थिति एक संप्रभु और स्वतंत्र राष्ट्र एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ये जो है इनहेरेंट है पर्शियन कल्चर में। ये पर्शियन कल्चर ऐसी है, उसने डोमिनेशन कभी एक्सेप्ट ही नहीं किया एंशिएंट पीरियड से ब्रिटिश पीरियड तक। तो ऐसी स्थिति में ईरान का जिस तरह का सेल्फ रेस्पेक्ट का एक साधन मान के चलते हैं, बॉम्ब बनाए न बनाए ये तो दूर की बात है, पॉलिटिकल लीडर्स ये स्टेटमेंट देते रहते हैं। तो अब वो यूरेनियम कहाँ शिफ्ट किया जाए, चाइना शिफ्ट करने की बात चल रही है, लेकिन उसके लिए अमेरिका कभी तैयार नहीं होगा। तो अब क्या हो सकता है? तो जो इजराइल के वहां के क्षेत्रीय उद्देश्य हैं, अमेरिका के हैं, वो ग्लोबल उद्देश्य हैं, उसका केवल इजराइल और ईरान तक सीमित नहीं है। अमेरिका की ग्लोबल स्ट्रेटेजी है, वो ईरान के थ्रू चाइना को कंटेन करना चाहते हैं, वेनेजुएला के थ्रू भी यही किया, क्योंकि मेजर जो चाइना को ऑयल आता है वो वेनेजुएला और ईरान से आता था। तो ग्लोबल लेवल पे उन्होंने सोचा चाइना को कंटेन करेंगे। तो चाइना की कूटनीति भी अमेरिका की तरह से इतनी ओपन नहीं है, लेकिन जो साइलेंट कूटनीति है मिडिल ईस्ट में वो बहुत ही इफेक्टिव है। और इसीलिए ईरान और सऊदी में भी चाइना ने दोस्ती करवाई थी, पैलेस्टाइन के ग्रुप्स को इकट्ठा किया, और इधर इंडिया को देखते हुए ईरान, पाकिस्तान और चाइना ट्राइलेटरल मैकेनिज्म बनाई। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना ट्राइलेटरल मैकेनिज्म। अब पाकिस्तान, बांग्लादेश चाइना मैकेनिज्म बना रहा है। तो इधर चाइना इंडिया को भी कंटेन करना चाहता है, अपना प्रभाव भी बढ़ाना चाहता है। तो ये अमेरिका भी जानता है। तो अब अमेरिका के लिए धर्म संकट है, अमेरिका फंस गया। और ट्रंप साहब ने, जो इजराइल ने ये कहा कि मेरे बिना समझौता नहीं होगा, कोई भी समझौता होगा उससे उसको इजराइल से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ये वहां के डिफेंस मिनिस्टर ने कह दिया। इजराइल की सिक्योरिटी इंश्योर करने के लिए ट्रंप साहब ने जो
पूरे इस दौरान नाम नहीं लिया था, वो अब्राहम अकॉर्ड्स को ले आए बीच में। Right. और सब कंट्रीज से कहा कि आप इस पे साइन कर दो। पाकिस्तान ने मना कर दिया, दूसरे कंट्रीज बिल्कुल साइन करने के लिए तैयार नहीं है। उनका ये मानना है कि जब पैलेस्टाइन इश्यू रिजोल्व होगा उसके साथ ही हम साइन करेंगे, ऐसे ऐसे नहीं करेंगे। उनका स्टैंड बहुत कंसिस्टेंट है, कहीं इनकंसिस्टेंसी नहीं है। अब अमेरिका के सामने यह है कि इजराइल नहीं चाहता कि समझौता होगा। क्या इजराइल को छोड़ के अमेरिका समझौता कर ले? वो संभव नहीं है। क्या अमेरिका वापस वार कर ले फुल फ्लेज? वो अमेरिका के लिए वायबल नहीं है। अमेरिका के लिए वायबल ही नहीं, डेंजरस है। क्योंकि जो पिछला वार था उसका केवल अमेरिका या मिडिल ईस्ट पे प्रभाव नहीं हुआ, आप और हमारे पे, दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसपे उसका प्रभाव नहीं पड़ा। और अब अगर वार होगा तो वो ज्यादा खतरनाक होगा, वो पूरी दुनिया पे उसका प्रभाव बढ़ेगा और उसके लिए ब्लेम किया जाएगा अमेरिका को। तो अमेरिका एग्रेसर के रूप में आना नहीं चाहता। ईरान कह रहा है कि हम तो एग्रेसर हैं ही नहीं, हम तो बातचीत के लिए भी तैयार हैं और हम तो जंग के लिए भी तैयार हैं अगर अमेरिका चाहता है तो। अभी पूरे मामले में ईरान की पोजीशन है वो बिल्कुल कंसिस्टेंट है। अमेरिका की पोजीशन में बहुत फ्लक्चुएशन है। कभी वो जंग की बात करते हैं ट्रंप साहब, कभी बिल्कुल बातचीत के बहुत एडवांस स्टेज में है, अभी होने वाला है, अभी थोड़ी लैंग्वेज ठीक करनी है, उसके बाद समझौता हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो स्थिति पहुंची है, प्रोग्रेस हुई है, अभी तक जो प्रोग्रेस हुई है वो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग तैयार हुआ है। ट्रंप एक्सेप्ट कर लेगा तो आगे बढ़ेंगे। उसमें केवल अभी हॉर्मुज इश्यू है जो जंग के मेन कारण है, वो अभी मुद्दे इसमें एमओयू में है ही नहीं बातचीत। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया किरोड़ी सिंह साहब, आपका भी माथुर सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, डिटेल देने के लिए और इनसाइट पर बात करने के लिए। वक्त एक ब्रेक का दर्शकों, लेकिन जल्द लौट रहे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।